हेलो रॉकस्टार्स, कैसे हो बेटा आप लोग? धूम मचा रहे हो? तो उम्मीद तो तुम लोगों से मुझे एकदम खतरनाक वाली मजेदार वाली है कि तुमने कहर मचा रखा। बायो तुम्हारे एकदम दाएं हाथ की ना उल्टा मतलब हाथ की एक पार्ट बन चुका है, जस्ट बिकम पार्ट ऑफ ए हैबिट। इट हैज बिकम ए सेकंड नेचर। बायो मजे से एंजॉय कर रहे हो और स्टडी कर रहे हो, और बेटा आज एक नया चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स। मालूम है मुझे कि चैप्टर तुम्हें बहुत बोरिंग लगता होगा और चैप्टर बड़ा हैप्पीजार्ड सा लगता होगा कि यार कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल है, साथ साथ करते जाएंगे। ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स क्या कहता है? देखो, चैप्टर बढ़िया मजेदार तरीके से अपने को एक चीज समझाना चाहता है कि बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल लाइफ जो होती है, कोई भी जीवन होता है, उसके अंदर कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो इतना पार्टिसिपेशन कर रही है। देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ना लाइफ क्या है, तो तुम क्या हुआ सर, लाइफ मिनिमम ना हमें एक सेल से मिलती है। तुम क्या करो, सेल को काट दो, लाइफ एग्जिस्ट करेगी नहीं। अगर एक सेल से बियॉन्ड, अगर सेल से छोटा अगर बेटा कोई स्ट्रक्चर देखा जाए, वहां तो लाइफ नहीं है। अब सेल में ऐसी कौन सी चीज है जो एक सेल को जिंदा रखती है? तुम समझ रहे हो? यानी लाइफ, जिंदगी क्या है? जिंदगी यानी कोई चीज जिंदा है। इफ एनीथिंग इज लिविंग, तो व्हाई इज इट लिविंग? व्हिच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। समझ रहे हो? तो ना सेल को साइंटिस्ट ने तोड़ा कि सेल में कोई तो चीज होगी जो उसको जिंदा रख रही है। लेकिन साइंटिस्ट को सच बताओ, एक एक आंसर कुछ नहीं मिला। साइंटिस्ट ने बहुत सोचा, बहुत समझा और फाइनली कहा कि एक सेल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना है, मतलब लाइक अनगिनत, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मतलब बना है कि कोई हिसाब ही नहीं। और ये सब जितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये जो इंटरैक्शन है इन किसकी? इन बायोमॉलिक्यूल्स की। इसी वजह से क्या बनती है बेटा? लाइफ बनती है। समझ पाए? यानी इन बायोमॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरैक्शन एक लाइफ बनाती है। तो यानी इंटरैक्शन इन मॉलिक्यूल्स की अगर हमें समझ आ गई तो लाइफ एग्जैक्टली क्यों है हमें ये भी तो समझ आ जाएगी। तो सोचो, आपके पास एक पेशेंट आता है और आप एक बहुत ही कमाल के डॉक्टर और रिसर्चर हैं। एक पेशेंट आता है और एक ऐसी बीमारी के साथ जिस बीमारी के बारे में ना आज तक अपने को मालूम ही नहीं। तो पेशेंट आता है ऐसी खतरनाक सी बीमारी सोच के लाता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मैम मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और हमारी किसी भी बुक में ऐसी बीमारी तो नहीं है। फिर हम सोचेंगे ये बीमारी आई क्यों, हम दिमाग लगाएंगे, ऐसा वाला सिम्टम है, ये है, वो है, और डिटेल में जाते रहेंगे और देखना चाहते हैं कि कौन से रीजंस हैं, कौन सी टाइप की इंटरैक्शन, ऐसी कौन सी इंटरैक्शन है सेल के अंदर जहां पे प्रॉब्लम है। अगर आप सोचो ना बेटा कि हमें बीमारी क्यों होती है, क्यों अस्थमा होता है, क्यों हमें बॉडी में अलग अलग इश्यूज हैं, तो हम सिंपल बात ऐसे ही तो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो हो रहे प्रोसेसेस है ना, वो प्रोसेसेस सही तरीके से नहीं हो पा रहे। प्रोसेसेस का मतलब यही तो है जो आपके सामने गोल गोल घूमता हुआ क्या है? इंटरैक्शन। तो ये हमारे एक सेल से दूसरे सेल का इंटरैक्शन और सेल के बीच में भी जो इंटरैक्शन है वो इम्प्रॉपर हो गया है। वो क्या हो गया है? प्रॉब्लमैटिक हो गया है। क्या हो गया है? प्रॉब्लमैटिक। अगर बेटा प्रॉब्लमैटिक हो गया है तो हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लमैटिक। अगर हुआ है तो हम सिंपल सा कह देते हैं कि हमें एक बीमारी हुई है। तो सोचो, अगर तुम ये चैप्टर समझते हो, फिर इस चैप्टर को बहुत तरीके से अपने जहन का पार्ट बना लेते हो, एमबीबीएस में जाते हो, इस चैप्टर की और हायर डिटेल्स पढ़ते हो जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, और वो सब पढ़ने के बाद तुम्हें फाइनली रियलाइज होता है कि आज और अब तुम आज जिंदगी में पहला स्टेप रखने जा रहे हो उस चीज के लिए जहां पे तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाओगे। बेटा बाकी बच्चे मालूम है कैसे चैप्टर पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें ये होता है, लेकिन तुम किस एटीट्यूड के साथ स्टार्ट कर रहे हो कि आज ये चैप्टर एक स्टेपिंग स्टोन है, एक पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप है इस बात में समझने में कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इनकी इंटरैक्शन से ही तो लाइफ बनी है। तो कल जब आपके हाथों में किसी और की जिंदगी होगी तो वो एग्जैक्टली वो जिंदगी उसके बॉडी में चलते हुए इंटरैक्शंस की वजह से होगी। तो उस इंटरैक्शंस में जो गलतियां होंगी, कमियां होंगी, बेटा वो कमियां अगर तुमने पूरी कर दी तो तुम्हारा पेशेंट कभी भी तुमसे परेशान नहीं होके जाएगा। तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज आपकी ज़िंदगी का पहला वो मज़ेदार, वो शानदार स्टेप स्टार्ट करते हैं जो हमें करना है इस चैप्टर को पढ़ के शुरू। राइट, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स में बेटा ये पहला वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमारे बॉडी के अंदर बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। फिर हमने देखा कि जैसे हमारी बॉडी में एलिमेंट्स मिल रहे हैं वैसे ही अर्थ में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम भी समवॉट अर्थ से ही डिराइव हुए हैं।
हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स है सेम अर्थ में एलिमेंट्स हैं, लेकिन अर्थ की मिट्टी तो भरी हुई है, हम जिंदा है। एक्चुअली क्या है कि अर्थ में जो मिलने वाले बेटा एलिमेंट्स है ना, उसका प्रोपोर्शन कुछ और है, हमारे अंदर प्रोपोर्शन कुछ और है। वहाँ पे उनका प्रोपोर्शन किसी, वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा कम है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का, वाटर का, इन सब चीज़ों का कंटेंट अलग अलग है। इसकी वजह से फाइनली जो इंटरेक्शंस उधर अर्थ की सॉइल में हो रहे हैं, सन के अंदर हो रहे हैं, और जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो इंटरेक्शंस अलग अलग हैं। और हमारे अंदर ऐसे मज़ेदार इंटरेक्शंस हो रहे हैं जो कहीं और तो नहीं मिलते, इसीलिए हम जिंदा हैं, बाकी चीज़ें नहीं, राइट। अब हमारे बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी के सेल्स किस किस केमिकल का बना हुआ है, ये साइंटिस्ट के पास क्वेश्चन आया। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि एक ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, एक किसी भी एनिमल बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये हमें पता लगाना है। तो आइए देखते हैं साइंटिस्ट ने क्या किया। पढ़ते हैं बेटा इसको। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कैसे कोई जाके ढूंढता है इस बात का आंसर। कहते हैं इस बात का आंसर ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को करनी होगी एक केमिकल एनालिसिस, वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, कोई जिंदा टिश्यू ले लो, जैसे कोई भी आप कोई वेजिटेबल ले लो या किसी जानवर की बॉडी से लिवर निकाल लो, कोई भी एक ऐसा कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक ग्राइंडर मिक्सर होता है ना किचन में, जिसको मिक्सी कहते हैं, उसमें आपने एक लिवर लिया, अंदर क्या गर्र घुमा दिया, और उसके साथ साथ आपने कौन सा पहले केमिकल लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये अच्छे से ध्यान रखना, हम ये डिटेल्स नीट के लिए मिस नहीं करेंगे। कौन सा केमिकल लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट। और जब आपने इसको घर 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 घुमाया तो एक ग्रेवी सा थिक सा बन गया, है ना। यूजिंग, या तो घर घुमा दिया, ग्राइंड इट इन द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब या तो मिक्सी में घुमा दिया, या फिर बेटा घर में आपने देखा है पुराने जब हमारी दादी वगैरह इस तरीके से बनाती थी, इसको पंजाबी में तो कुंडी सोटा कहते हैं, हिंदी में या आप लोगों के रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ये देखो इस तरीके से होता है ना, ठक 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 इसको मारते थे, अंदर चटनी प्याज लहसुन ये सब डाल के मज़ेदार सी चटनी बनती थी ना, इसी को कहते हैं मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल मतलब जिसके अंदर ग्राइंड करते हैं, या तो मिक्सी में घुमा सकते थे या इसमें कर सकते थे। क्लियर। जब बेटा आपने ये काम किया तो एकदम चटनी जैसा गाढ़ा गाढ़ा आपको दिखाई दिया। चटनी पानी तो नहीं होती ना, गाढ़ी गाढ़ी होती है ना। तो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। क्लियर हुआ। इफ अगर वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और अ कॉटन, वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। तो अब क्या करना है बेटा, जो आपको चटनी सी मिल गई है ना, उसको, इस चटनी को एक कपड़े में डालना है। वो कपड़ा कैसा हो सकता है, या तो वो कॉटन का हो या चीज क्लॉथ हो। चीज क्लॉथ मतलब एक कपड़ा जो बहुत ही मुलायम बारीक होता है, जैसे मलमल का कपड़ा। चीज क्लॉथ यानी मलमल का कपड़ा। तो अपने एक चीज क्लॉथ या कॉटन का कपड़ा लिया, उसमें अपनी चटनी डाली और रख दिया, और उसको पकड़ के ना जोर से दबाया, तो चटनी में जितना भी लिक्विड कंपोनेंट होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो ऊपर रह जाएगा। इमेजिन कर पाए, यही बात कह रहे हैं। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। क्लियर। If we were to strain this through a cheesecloth or a cotton, we would obtain 2 fractions. One is called as a filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second is retentate and the acid insoluble fraction. यानी यहाँ पे इस तरीके से पोटली में आपने किया, कुछ नीचे आ गया, जो नीचे आ गया वो लिक्विड पोर्शन था बेटा, यस, और आपने इसको ग्राइंड किस में किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो जो सब चीज़ें बेटा ट्राइक्लोरो एसिड में घुल जाएंगी तो वो लिक्विफाई फॉर्म के अंदर है। तो ये लिक्विड जो पोर्शन नीचे आया जिसको हमने कहा फिल्ट्रेट, ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन हुआ, यानी एसिड सॉल्युबल पोर्शन हुआ, और ये वाला ऊपर रह गया। और इस बात को हमने क्या कहा, रिटेंटेट। इसको क्या कहा, रिटेंटेट। और ये ऊपर क्यों रहा मालूम, ऊपर रहने का कारण था इसका साइज बड़ा था, इसलिए वो चीज़ क्लॉथ के बारीक बारीक पोर्स में से बाहर नहीं निकल पाया, और ये उस एसिड के अंदर घुला नहीं। इसको कहते हैं रिटेंटेड एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो अपने को कहानी क्लियर हुई पक्का। तो यहाँ देखो हमने एग्जैक्टली क्या किया। हमने जब यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं समझाएंगे, यहाँ पे पहले एनसीईआरटी से देखते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल, ये सब चीज़ें देखी। अब हमें देखते हैं इसकी थोड़ी और डिटेल्स में जाते हैं।
इन हायर क्लासेस जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, यू विल लर्न हाउ टू एनालाइज लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइंटिस्ट ने यहाँ तक तो किया, इसके आगे बड़े सारे रिएक्शंस करे। ऐसे रिएक्शंस आप लोग हायर क्लासेस में जब एमबीबीएस वगैरह में चल जाओगे वहाँ करोगे। It will suffice to say here, अब यहाँ कहना काफ़ी होगा, that one extracts the compound, then subjects the extracts to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds। नहीं समझ आया? देखो आसान था। यहाँ पे बेटा अपने को एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिला और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तुम सोचो, तुमने एक मोर्टार एंड पेसल लिया, वहाँ पे प्याज, वहाँ पे नमक, वहाँ पे चीनी, वहाँ पे लहसुन, वहाँ पे अदरक और 10 चीज़ें मिक्स कर दी, कट 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 थोड़ा सा पानी में डाल के कट 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 कर दिया। फिर आपने क्लॉथ लिया और उसको इस तरीके से ग्राइंड किया, तो जो पानी में घुलने वाली और बारीक बिल्कुल छोटी पानी में घुलने वाली चीज़ों की भी नीचे आ जाएंगी ऊपर अलग। तो ये जो आपके पास इस तरीके से एक सॉल्युबल आपके पास लिक्विड आया, तो इसमें कितनी सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है। इसमें प्याज का भी एक्सट्रैक्ट है, इसमें लहसुन का भी एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है ना बेटा। तो जब आपके पास यहाँ पर और ये चीज़ें आई, तो ये दोनों लॉट ऑफ केमिकल्स की बनी हुई है, बहुत सारे केमिकल्स की बनी हुई है, तो लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, राइट। तो मुझे क्या करना है, ये जो बेटा मेरे केमिकल्स हैं इनको मुझे एनालाइज करना है। ये एनालाइज करना है यानी कौन कौन से केमिकल्स है, समझे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कहते हैं ना कि अब आगे की टेक्निक तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ इतना आपके लिए समझना काफ़ी है कि जितना भी हमारे पास एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चीज़ें आई ना, उनको हम केमिकली एनालाइज करते हैं। और केमिकली एनालाइज करने के लिए उनको एक एक देखना ना कि कौन सी चीज़ कौन सा केमिकल है, उसको हम स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। क्लियर हुई बात। इन अदर वर्ड्स, किसी एक चीज़ को पहले आपने आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया और फिर उसको देखा। आप आइसोलेट करोगे, सबसे अलग निकालोगे, फिर प्योरीफाई करके देखोगे ना कि ये वाला कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड नहीं था। बस यही तो कर रहे हैं हम लोग। एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालाइज करने वाली टेक्निक्स जब अप्लाई करी जाती है किसी भी कंपाउंड पे, उससे हमें आइडिया लगता है उस कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस चीज़ का स्ट्रक्चर। यानी किसी भी टिश्यू के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें वहाँ से पता लगता है। All the carbon compounds that we get from living tissues can be called as biomolecules। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यूज से मिलते हैं उनको हम क्या टर्म करते हैं बेटा, उनको हम टर्म करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, राइट। नाइस। हाउएवर, living organism also have inorganic elements and compounds in them। ये बात हमें कैसे पता लगी, ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक तो है प्लस इनऑर्गेनिक भी है। यस। अब इनऑर्गेनिक चीज़ें कौन कौन सी हैं, हमें ये कैसे पता लगता है। देखो बेटा, यहाँ तो आपने ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में पता लगा लिया, लेकिन इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या हैं हमें ये पता लगाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसने कहा आप मतलब कोई भी व्यक्ति वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, कोई भी आपने लिवर लिया, उसका वेट कर लिया और उसको ड्राई कर लिया। तो आपने एक जानवर के ह्यूमन बॉडी में अपने दोस्त को मार दिया, उसका लिवर निकाला और उसको तराजू पे तोल लिया, और तोलने के बाद उसको हम धूप में रख दिया यानी ड्राई कर दिया, राइट। ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, राइट। द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स द ड्राई वेट। बेटा यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि जब आपने अपने दोस्त को मारा और उसकी बॉडी से लिवर निकाला, तो लिवर में अभी सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर चलता हुआ ब्लड, वहाँ पे खूब सारा वाटर है, तो ऐसे उसको कहते हैं वेट वेट। और जब आपने उसको ड्राई कर लिया तो उस चीज़ को कहते हैं ड्राई वेट। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा? वेट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें पानी का वेट भी है। ड्राई वेट क्यों कम होगा? क्योंकि पानी का वेट निकल चुका है, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो चुका है। क्लियर। तो अब आपको यहाँ तक क्या मिल गया, ड्राई वेट कर लिया तो आपको कौन सा चीज़ मिली, ड्राई वेट मिल गया। अब ड्राई कर लिया है अपने लिवर एक सूख चुका है। अब आप लिवर को क्या करेंगे, फुली बर्न कर देंगे, जला देंगे फुल तरीके से। जब बेटा उसको अच्छे से जला देंगे तो कार्बन तो लिवर के अंदर है, जब कार्बन को अच्छे से जलाते हैं, जलाना यानी कंबशन करते हैं, और 10th में मालूम है ना आपने पढ़ा है, जब भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं तो आप किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, ऑक्सीजन के साथ। तो जब आपने उसको फुली बर्न कर दिया तो जितना भी कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जितना भी बचा हुआ वाटर वेपर सारा का सारा निकल गया।
अब जो बचा हुआ है वो आपको राख मिलेगी यानी ऐश मिलेगी, और अब इस ऐश के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे वो मिल जाएंगे जो लिवर में थे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। राइट, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हो ये लिविंग एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। और बेटा यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे इन्होंने कहा ह्यूमन बॉडी को देखा और अर्थ के क्रस्ट को देखा। देखो कौन सी चीज़ अर्थ के क्रस्ट में कितनी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अर्थ में 46 है लेकिन ह्यूमन बॉडी में 65% है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा मैक्सिमम कंपाउंड इन सब में, आपको ना इन सब का नाम दे दूंगा, बोलूंगा मैक्सिमम कंपाउंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट कौन सा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ में, अर्थ के ऊपर कोई कॉम्पोजिशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, ह्यूमन बॉडी की कॉम्पोजिशन में क्वेश्चन आता है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे मालूम लगा कि आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें पता लगा ली। ये कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जितना एसिड में घुल गई थी चीजें वो ऑर्गेनिक भी हो सकती थी, इनऑर्गेनिक भी हो सकती थी। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस, जो वो एसिड सॉल्युबल पूल आया था उसका एलिमेंटल एनालिसिस से हमें एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता लग जाती है, किस तरीके से कि उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है एक्सेट्रा। सीधी सी बात, क्लियर। From the chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, etc. But from a biological point of view, we shall classify them according to amino acids, bases, fatty acids, etc. कहते हैं कि अगर जब आपने एसिड सॉल्युबल पूल और इनसॉल्युबल पूल को अगर मापना शुरू किया, उसको करना शुरू किया, उसको एनालाइज करना शुरू किया, तो एक अगर केमिस्ट्री वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो कहेगा, केमिस्ट्री वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो आपको कहेंगे वहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन बायो में ना बेटा इस केमिकल फॉर्मूलाज में जाने की टेंशन ही नहीं। बायोज में तो आपको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ता है, लेस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में देखना पड़ता है। आप सीधा बोलो क्या उसमें अमाइनो एसिड्स थे, यस, कौन से थे बस ये देखना है, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स थे, उसमें कौन कौन से फैटी एसिड्स थे, बस दिस इज द फंक्शन। तो इतना तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको सारा का सारा क्लियर हुआ। अब बेटा मेरे साथ ना ये एनसीईआरटी अभी मैं आपको सिलेक्टिव रीजन्स पढ़ा रहा हूँ ताकि चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकूँ। हम यहाँ पे आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मैं आपको नोट्स पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद अगले लेक्चर से इन द नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को फुल डिटेल के साथ। तो करते हैं बेटा, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा सा बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ बढ़िया सा पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये अच्छे से समझो। The most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, big and small, from living organism, determining their chemical structure and if possible synthesizing them. ये कहते हैं केमिस्ट्री का, अगर आप केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी तो पढ़ रहे हो, आप डॉक्टर बनोगे, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री वाले होते ना तो आपकी ज़िंदगी में सबसे मज़ेदार चीज़ पता क्या होती? टिश्यू लो, तोड़ो, निकालो, एलिमेंट निकालो और उसके ना स्ट्रक्चर पता लगाओ। पागलों की तरह दिमाग खराब करते रहो। कहते हैं ये केमिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, तुम समझ सकते हो। बायो में तुम्हें क्या करना है, आदमी को काटना है, उसका दिल निकालना है, धक 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 कर रहा है, उसकी बॉडी में इतने सारी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, किसी का दिमाग काटना है। तुम एक बात बताऊँ, एक्चुअली क्या होता है कि किसी दिन अगर तुम न्यूरोसर्जन बने ना और तुम किसी के दिमाग का ऑपरेशन कर रहे हो तो बेटा उस पेशेंट को ना तुम जिंदा रखते हो, यानी वो पेशेंट जिंदा तो ऑब्वियसली जिंदा रहेगा, मतलब वो पेशेंट जितना भी, जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है ना उस टाइम वो जागा हुआ होता है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स को कहते हैं कि तुम गिटार बताओ, तुम गाना गाओ, तुम कुछ लिखो, तुम ड्राइंग करो, उधर सर का ऑपरेशन चल रहा है, दिमाग को काटा पीटी अंदर चल रही है और पेशेंट काम कर रहा है। मालूम क्यों? पहली बात बायो बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बात ये अगर आपका दिमाग का ऑपरेशन चल रहा है तो ना अगर गलती से कोई गलत न्यूरॉन का कोई पाथवे कट गया तो आदमी की तो सारी वायरिंग हिल गई ना। तो ऐसा कभी कभार पहले होता था कि आदमी को बेहोश किया, दिमाग के अंदर गेम चेंज किया, काटा पीटा जोड़ा, जो भी करना था किया उन्होंने। जब दिमाग जोड़ के वापस नट बोल्ट लगा के जब वापस सारा फिट किया तो आदमी जागा और उसकी मेमोरी नहीं, वो भूल गया, वो अपनी इतनी सारी बातें भूल गया, उसको दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, कोई ना कोई उसकी जीभ चलनी बंद हो गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई, या बॉडी का कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ब्रेन के अंदर, तुम्हें पता है तुम ब्रेन के अंदर कुछ भी काट पीट कर दो तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। बायो देखो कितनी इंटरेस्टिंग होती है। तो इस बात की कहानी मैं आगे बताऊंगा कि अब ब्रेन जो है वो ब्रेन के अंदर आप कुछ भी करते रहो, लेकिन इंसान जो पेशेंट है उसकी बॉडी में कुछ खराब ना हो जाए,
इस बात को रियल टाइम देखने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं तुम अपना गिटार बजाओ, गाना गाओ, फलाना ढिमका, जो भी करना है करो, लेकिन ऑपरेशन चलता रहेगा। ये बायो का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ हमें कुछ केमिस्ट्री वाली बातें देखनी है, नाम है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो चलो निपटा ही देते हैं। कहते हैं अगर कोई आदमी एक लिस्ट बनाता बायोमोलिक्यूल्स की, तो उस लिस्ट में बहुत सारे हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे शुगर्स एक्सेट्रा होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें होती। अब राइट, तो अब जितनी भी चीज़ें, ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म के सेल में मिल रही हैं, जितने भी केमिकल्स ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मिल रहे हैं, उन सब केमिकल्स को बेटा हम क्या टर्म करते हैं? मेटाबोलाइट्स। क्या टर्म करते हैं? मेटाबोलाइट्स। क्यों उनको मेटाबोलाइट्स टर्म करते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा अभी आपको एनिमल किंगडम में मैंने पढ़ाया, इनको मेटाबोलाइट्स पढ़ने का कहने का मतलब क्या है? दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या है वो? प्रोडक्ट्स हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के। समझे? तो वो मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट है। इतना तो मस्त अपने को क्लियर हुआ। अब देखना, अगर आप कोई भी एनिमल टिश्यू को देखते हो, इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स जो इस 9.1 फिगर में दे रखे हैं। चलो 9.1 फिगर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ 9.1 टेबल, ये फिगर फिगर 9.1, ये आप 9.1 फिगर देख सकते हो। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे फैट्स एंड लिपिड भी मिल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेसेस, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, ये सब की सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है? एज मेटाबोलाइट्स। तो बेटा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं ये सब मेटाबोलाइट्स हैं। तो यहाँ तक तो कहते हैं कि इस एरिया में दिखाने वाली सारी की सारी मेटाबोलाइट्स हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको जस्ट दिखाई है ना, शुगर्स जिनको आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, अमीनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी की सारी मेटाबोलाइट्स हैं। अब ये मेटाबोलाइट्स कौन सी मेटाबोलाइट है, इस बात को समझाता हूँ, रुको। हमने बेटा कहा मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइप्स, मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, राइट। अब ये मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन से बोले? टू टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स होती हैं, वन इज प्राइमरी एंड वन इज सेकेंडरी। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो जस्ट मैंने आपको ऊपर ऊपर ये वाले दिखाए ना, ये सारे के सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये हैं बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड, जो जस्ट अभी अभी देखे, इन सबको हमने क्या टर्म किया? ऑल दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट। एनिमल्स में तो आपको क्या मिले? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड इन्होंने स्पेसिफिकली क्या यूज किया है? इन एनिमल टिश्यूज। जानबूझ के बहुत ज़्यादा डार्क रेड कर रहा हूँ, एनिमल टिश्यूज की बेटा बात करी गई थी। बट अगर आप प्लांट्स, फंगस और माइक्रोब्स को देखते हो, प्लांट, फंगस और माइक्रोब्स को देखते हो, प्लांट तो मालूम है, फंगस भी मालूम है, माइक्रोब्स यानी वो सब चीज़ें जिनको उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, बैक्टीरिया, मोनेरा वगैरह आ गए, प्रोटिस्टा वगैरह आ गए, तो उनको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर दैन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये कहते हैं कि जब हमने एनिमल्स को देखा तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मिले, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, इनको तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा। लेकिन अब साइंटिस्ट ने कहा कि एनिमल्स तो देख लिया, चलो प्लांट में भी देखते हैं, चलो बैक्टीरिया में भी देखते हैं, चलो फंगस में भी देखते हैं। कहते हैं उन सब में इनके अलावा और भी हजारों बड़े अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। तो उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट, माइक्रो, फंगस वगैरह में मिलते थे, जो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं थे, उनको क्या कहा गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कहानी क्लियर हुई? पक्का? तो मैंने आपको बोला था ना बेटा, मेटाबोलाइट दो टाइप के थे, एक प्राइमरी और दूसरा बोलो सेकेंडरी। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो, सब में प्राइमरी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन प्लांट में, फंगस में और माइक्रोब्स में एक्स्ट्रा भी कुछ अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, फंगस एंड माइक्रोब्स, वन वुड सी thousands of compounds other than primary, यानी प्राइमरी के अलावा और भी मिलेंगे, जैसे अल्कालॉइड्स, जैसे फ्लेविनॉइड्स, जैसे रबर, जैसे एसेंशियल ऑयल्स, जैसे एंटीबायोटिक्स, ये भी बहुत ध्यान रखना, जैसे कलर्ड पिगमेंट्स, जैसे सेंट, जैसे गम्स, जैसे स्पाइसेस। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझे? तो बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब चीज़ें हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो प्राइमरी नहीं है वो सेकेंडरी हैं। क्लियर?
While all the primary metabolites have identifiable functions, यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या फंक्शन बता सकते हैं कि ये इसका ये फंक्शन होता है, भैया इसका ये फंक्शन होता है, इसका ये फंक्शन होता है, right? While all the primary metabolites have identifiable functions or they play known roles in a normal physiological process, यानी बॉडी के नॉर्मल काम काज में ये क्या काम करते हैं हमें ये भी पता है, बट वी डू नॉट नो आज अंडरस्टैंड, हम इस बात को नहीं समझते, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके फंक्शन को नहीं समझते। हम थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में नहीं जानते। अब एक प्लांट एंटीबायोटिक बना रहा है, बोलो एक फंगस भी एंटीबायोटिक बना रही है, लेकिन क्यों बना रही है ये अपने को खास कुछ पता नहीं। हमें वहाँ से वो सब मिल तो जाता है, लेकिन प्लांट को एग्जैक्टली उससे फ़ायदा क्या है, क्या रीज़न थे प्लांट ने बेटा वो बात बनाई, इस बारे में साइंस आज भी रिसर्च कर रही है। समझे मेरी बात? बहुत बढ़िया। हाउएवर मेनी ऑफ देम, बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं, जैसे रबर, जैसे ड्रग्स, जैसे स्पाइसेस, मिर्च मसाले, जैसे खुशबू, सेंट, जैसे पिगमेंट्स, हमें तो बहुत सारे काम आते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी में यानी इन्वायरमेंट के अंदर बड़े सारे काम करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए पिगमेंट्स के नाम पर, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसियानिन्स पढ़े हैं बेटा आपने। अल्कोलॉइड्स दवाइयाँ टाइप की होती हैं, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ऑयली से सब्सटेंसेस होते हैं। एसेंशियल ऑयल, ऐसे ऑयल्स जो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार अच्छे से होते हैं, मतलब अच्छी वाली खुशबू होती है इनसे। लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन, सीधी सी बात, ये आपको अलग अलग चीज़ें हैं, ये अपने को याद करना पड़ेगा, राइट बेटा? तो ये अपने पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, क्लियर? तो हमने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी कंप्लीट कर लिया। याद रखो बेटा, आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, और कमाल की बात यह है इस चैप्टर में समझना नोट्स बहुत आसान है, एनसीईआरटी मुश्किल है, इसलिए लाइन टू लाइन कर रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी कवर होती जा रही है, देखो नोट्स 2 मिनट में कर डालोगे, राइट? याद करो आपने क्या किया था, पेसिलन मोटार से ग्रर करके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड कर दिया था, तो आपके पास एक कपड़े में फंसा हुआ एसिड इनसॉल्युबल पूल आया था जिसको हमने रिटेंटेट कहा था, और जो नीचे निकल गया था उसको फिल्ट्रेट कहा था, और एसिड सॉल्युबल पूल। बेटा ये जो 2 वर्ड्स बोल रहा हूँ ना मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 2 वर्ड्स? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर ये वाली चीज़ को हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं और जिसको रिटेंटेट कह रहे हैं। जो ऊपर कपड़े में रिटेन रह जाता है, कपड़े में फंसा रह जाता है, उसको कहते हैं रिटेंटेट, और जो नीचे फिल्टर होके नीचे आ गया फिल्ट्रेट। समझे? तो फिल्ट्रेट कैसा है? एसिड इनसॉल्युबल, रिटेंटेड एसिड सॉल्युबल है, और रिटेंटेड कैसा है? एसिड इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे एनसीईआरटी फिर देखो फ्रेगमेंटेड तरीके से आपको कैसे परेशान कर रही है, बट घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या है ये वर्ड? क्यों हम एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल को दोबारा रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड, हर उस कंपाउंड में एक फीचर कॉमन है जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिला था। जो नीचे फिल्टर होके आ गए थे ना बेटा, उनके अंदर एक कॉमन फीचर मिलता है। दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स। समझे? जो एसिड सॉल्युबल फूल में जो आपको फिल्ट्रेट आया था, फिल्ट्रेट में बड़े सारे कंपाउंड्स मिले, तो जितने भी इसके अंदर कंपाउंड्स मिले उनका वेट अगर देखें, क्या देखें? वेट देखें, तो वेट बेटा 18 से लेकर 800 डाल्टन तक था। समझे? द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, जो ऊपर रह गया था, कपड़े में फंसा रह गया था, हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नीचे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, और जितने भी टाइप्स हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि उनका वेट 800 तक है, लेकिन जो ऊपर रह गए ना वो सिर्फ 4 टाइप के। ऊपर वाले ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। क्लियर हुआ? यानी ऊपर आपको 4 चीजें मिली, यही 4 चीजें हमेशा मिलेंगी। These classes of compounds with the exception of lipids, यानी लिपिड्स को अगर छोड़ दें तो इन चारों में मैं अगर लिपिड्स की बात ना करूं, इन तीनों की बात करूं, तो कहते हैं these classes of compounds with exception of lipids have molecular weights in the range of 10,000 daltons। यानी अगर मैं जिन तीनों को अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सब का वेट 10,000 डाल्टन्स की रेंज में, 10,000 डाल्टन या इससे ज़्यादा। लेकिन इन लिपिड्स हैं, इसका वेट बेटा 10,000 डाल्टन से कम होता है।
समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। These classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above. For this very reason, biomolecules, the chemical compounds formed in the living organism, are of two types. ध्यान से, वन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स, और जिनका वेट क्या क्या लिखा है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है, जिनका वेट कैसे होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, उनको रेफर किया जाएगा एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सिंपली माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। वाइल जिनका आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है उनको हमने क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नहीं समझे? देखो नीचे जो आ गए उन सबका वेट 1000 डाल्टन से तो कम है, क्लियर। जो नीचे आ गए उनका वेट 1000 डाल्टन से कम है, तो उन सब के लिए एक कॉमन वर्ड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपल बोलो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और जो ऊपर कपड़े में फंसे रह गए उन सब को मैंने बायो मैक्रोमोलिक्यूल कह दिया। हुआ क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखना, द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो ऊपर कपड़े में थे with the exception of lipids are polymeric substance, यानी ऊपर जो कपड़े में मिले थे वो सब के सब, लिपिड्स को छोड़ दो, आपके पास प्रोटीन्स, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ये तीनों के तीनों पॉलीमर्स हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। लिपिड पॉलीमर नहीं है। अगर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं इसीलिए तो इनका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, समझे? Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? समझे? देखो हमने कहा था कि जब इस पोटली से नीचे जो आपके पास यहाँ पे soluble फ्रैक्शन आया जिसको हमने फिल्ट्रेट कहा, इनका वेट 18 से 800 था और यहाँ पे मिलने वाले इनका 10,000 डाल्टन था। लेकिन बेटा यहाँ पे जो मिलने वाला एक और चीज थी ना, यहाँ पर मिलने वाला जो लिपिड था, लिपिड का वेट 800 डाल्टन से कभी भी ऊपर नहीं जाता। तो बाय डिफॉल्ट लिपिड जो था, लिपिड को तो यहाँ मिलना चाहिए था, इस वाले रीजन में मिलना चाहिए था, लेकिन लिपिड 800 डाल्टन है, वेट बड़ा कम है, लेकिन फिर भी लिपिड आपको कहाँ मिल रहा है, इस वाले रीजन में मिल रहा है ना बेटा। तो लिपिड क्वेश्चन ये है कि हमें ऊपर क्यों मिल रहा है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड क्यों मिल रहा है, क्योंकि लिपिड का वेट 800 डाल्टन है, उसको तो यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन लिपिड यहाँ मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है। ये कहता है देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट, जिनका 800 से ज्यादा वेट नहीं होता है, दे कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तो क्यों मैक्रोमोलिक्यूलर वाले एरिया में, ऊपर वाले को तो मैक्रोमोलिक्यूल कहा ना, इस एरिया में क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देते हैं। कहते लिपिड्स सच में बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं एंड आर प्रेजेंट ओनली एज सच बट अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स। लिपिड पॉलीमर्स तो नहीं है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट सेल मेम्ब्रेन्स और सेल की बड़ी अलग अलग मेम्ब्रेन्स में एक लंबी लंबी कॉन्टिन्यूअस लेयर की तरह है, मेम्ब्रेन्स के रूप में। किसका? लिपिड्स का। जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, हम जितने भी सेल की मेम्ब्रेन्स है, सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म्स वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब गोल गोल इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। समझे? तो लिपिड वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो जो नीचे वाले सॉल्युबल पूल में तो नहीं आएगा, यही तो बात करी। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स form vesicles get separated along with acids in soluble pool and hence in the macromolecular fraction। क्योंकि लिपिड्स उस पानी में, उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, चाहे दोनों में से किसी की भी बात कर लो, उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे नहीं आ रहा है। अगर नीचे नहीं आ रहा तो ऊपर रह जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ। समझे मेरी बात? तो वो ऊपर रह गया, इस कपड़े के, इस पोटली के अंदर रह गया, और जब इसके अंदर रह गया तो बेटा लिपिड तो 800 वाले थे और बाकी सब कैसे थे? मोर देन 10,000 डाल्टन वाले थे। और कमाल की बात हुई, मैंने कहा बायो मैक्रोमोलिक्यूल, तो इसके अंदर मिलने वाले सबके सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल हुए। बेटा गलती हुई ना? क्यों गलती हुई? क्योंकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल टेक्निकली जिनका वेट 10,000 से ऊपर था उनको कहना चाहिए था, लेकिन लिपिड के लिए हमने गलती कर दी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोल दिया, बोलना चाहिए था नहीं। इसलिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड हमें अच्छे से आइडिया नहीं देता। ये कहते हैं जब व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्ट्रक्टिंग द सेल स्ट्रक्चर,
The cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Okay. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along the acid insoluble pool and hence the macromolecular fraction में वो आ जाते हैं. Therefore, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है. Therefore, lipids are not strictly macromolecules. Strictly macromolecule मतलब वो properly जैसे macromolecule 10,000 डाल्टन से ऊपर वाले होने चाहिए थे, तो lipids exactly वो नहीं. कहानी क्लियर हो रहा है? The acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. यानी साइटोप्लाज्म में जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सब की सब acid soluble pool में आ जाती है. The macromolecules from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction. Clear? Together they represent the entire chemical composition of the living organism. राइट यहाँ पे बेटा ये वाला टेबल फिर इंपॉर्टेंट. मैं बोलता हूँ बेटा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए. तो अगर सेल की कॉम्पोजिशन की बात करी जाए तो सेल में एवरेज कॉम्पोजिशन ये मिलती है. वाटर कितने परसेंट, प्रोटीन्स कितने परसेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयन सब. तो यहाँ पर हमने दो बातें करी. आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्लियर हुआ, उसके साथ साथ आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स ये भी क्लियर हो गया. तो इतना तो अपने को मस्त डन हो गया. आइए जल्दी से अपन देखते हैं नोट्स. नोट्स में हमने सीधी सी बात करी बायोमोलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल मेटाबॉलिक प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे तो बायोमोलिक्यूल्स. सेल्यूलर पूल, सेल के पूल के अंदर आपके पास दो पोर्शंस मिलेंगे, जो पानी के अंदर घुलने वाले होंगे और जो नहीं घुलने वाले होंगे. सीधी सी बात. तो अगर सेल्यूलर पूल के केमिकल्स की बात करें, सेल के अंदर केमिकल्स की बात करें तो सेल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स मिलते हैं. मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करें तो हमने दो कह दिए, माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रो. माइक्रोमोलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल है 18 to 800 डाल्टन्स. इफेक्टिवली अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें 1000 डाल्टन से कम वाले सबके सब माइक्रोमोलिक्यूल होने चाहिए और ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हैं जिनका वेट 10,000 डाल्टन्स है, बट मैक्रोमोलिक्यूल सेक्शन में लिपिड्स भी मिलते हैं बट इनका वेट कितना है 800 डाल्टन्स. तो लिपिड्स यहाँ क्यों मिलते हैं? क्योंकि लिपिड्स डिसॉल्वेबल नहीं है और वो क्या बना लेते हैं? वेसिकल्स बना लेते हैं. इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड. लिपिड को हाईलाइट करने का मतलब समझा दिया. अच्छा बेटा यहाँ पर हमने क्यों किया, कैसे किया? हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया और उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में कर दिया, घोल दिया, ग्राइंड कर दिया. फिर थिक सी स्लरी निकल गई, उसको आपने चीज क्लोथ से फिल्टर किया. फिल्ट्रेट जो मिला एसिड सॉल्युबल पूल, जो ऊपर रह गया एसिड इनसॉल्युबल पूल. क्लियर? तो यहाँ पर आपको पता लगा कि हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सामान मिले. ऑर्गेनिक सामान में हमने बहुत सारी चीज़ों को मैक्रोमोलिक्यूल कह दिया, माइक्रोमोलिक्यूल कह दिया उनके वेट के मुताबिक. लिपिड्स एक्सेप्शन है. लिपिड्स असली में माइक्रो होने चाहिए थे बट ऊपर मिले थे एसिड्स, रिडेंटेट वाले में मिले थे, एसिड इनसॉल्युबल में मिले थे, इसको इसलिए मैक्रो कह दिया. डन. अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं आपको जो मिल रहे हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको बोल रहा हूँ, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट यू गेटिंग नाउ, उनमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं? उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें बॉन्ड्स कौन कौन से मिलते हैं? पहली बात, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या मिल रहा है बेटा? आपको प्रोटीन्स मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, आपको फैट्स मिल रहा है, आपको न्यूक्लिक एसिड्स मिल रहे हैं. यही तो चार चीज़ें मिल रही हैं. तो इन सबको तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कहा. तो क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड है तो बेटा इनमें जितनी भी चीज़ें होंगी केमिकल बॉन्ड्स होंगी. तो वो बॉन्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं हम यहाँ देखते हैं. बायोमोलिक्यूल्स में 3 प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ये पोर्शन एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, आपके लिए नोट्स में स्पेशल बनाए तो बड़े ध्यान से देखना. पेप्टाइड बॉन्ड बेटा CONH बॉन्ड होता है. ये कैसे बनता है? एक अमाइनो एसिड लो, दूसरा अमाइनो एसिड लो. अमाइनो एसिड में यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, एक तरफ COOH ग्रुप होगा. तो यहाँ का OH और यहाँ का H रिएक्ट करेंगे और आपके पास एक बॉन्ड बन जाएगा. तो आपने देखा ना CONH बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला कौन सा बॉन्ड हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड. CONH बॉन्ड क्लियर हुआ बेटा बात? पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर हुआ. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फो यानी फॉस्फेट इंक्लूड होना चाहिए, एस्टर समझ आता है हमें, डाई का मतलब 2 समझाता. यहाँ पे मेरे पास एक शुगर है, जैसे राइबो शुगर आपको दे रखी है. यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? OH दे रखा है आपको. ये OH इस फॉस्फेरिक एसिड के OH से इंटरैक्ट कर रहा है. देखो यहाँ पे एक एसिड और एक यहाँ पे एक शुगर. शुगर का कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड. तो अगर बेटा कोई एसिड और एक अल्कोहल बॉन्ड आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? एस्टर बॉन्ड बनाते हैं ना. तो यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना. अरे
यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन हुई जब कोई एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप और जब एसिड का OH वाला पार्ट, जब दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। देखो एस्टर बॉन्ड एक ऊपर बन रहा है और यहाँ पर भी नीचे वाली शुगर का यहाँ पर भी OH है और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का फिर OH है, तो इन दोनों का इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो बोलो इस पूरी कंडीशन में कितने एस्टर बॉन्ड बने? 2 बार, एक ऊपर और एक नीचे। जब एक ऊपर बना और एक नीचे बना तो कितने एस्टर बॉन्ड्स हुए? 2 ना। तो क्या इसको मैं डाई एस्टर बोल सकता हूँ? यस। और क्योंकि ये फॉस्फेट की मदद से है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसको कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स। बेटा ये बॉन्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स में, चाहे आप RNA बोलो चाहे DNA, राइट। हम यहाँ पे स्टेप NCERT में हमने 10th में पढ़ा है बेटा, एस्टरिफिकेशन। जब भी कोई एसिड और अल्कोहल, तो देखो ये फॉस्फोरिक एसिड था, ये अल्कोहल का ग्रुप, ये अल्कोहल का ग्रुप, तो एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लास्ट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बेटा अपने पास 2 टाइप के होते हैं। अगर बॉन्ड कोई COC हो या CNC हो, अगर ये ऐसे दोनों में से कोई भी टाइप का बॉन्ड अगर आपको कभी मिल जाए तो वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको यहाँ देखने को मिलता है, एक शुगर है, एक दूसरी शुगर है। इन दोनों शुगर के OH वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और बेटा इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इधर है अपने पास क्या? एक कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो ये वाला बॉन्ड हुआ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड्स भी बेटा आपने पढ़ लिए, ये बॉन्ड्स की अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग में पढ़ ली। क्लियर हो रहा है? एक चीज बेटा यहाँ पे अच्छे से देखना, मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने आप नोट्स में ढूंढना। तीनों जो बॉन्ड टाइप बन रहे थे, चाहे ग्लाइकोसिडिक, चाहे आपके पास पेप्टाइड, चाहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तीनों बॉन्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी इन रिएक्शंस के दौरान वाटर निकल रहा है। क्यों और कहाँ खुद ढूंढोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। इतनी कहानी बायोमॉलिक्यूल्स की इंट्रोडक्शन की थी। तो बेटा आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही। मज़ेदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको NCERT के जो रीजन्स पढ़ाए हैं वो लाइन टू लाइन समझ आ गए। आप खुद भी उनको एक बार पढ़ेंगे और फिर ऐश करेंगे, राइट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बढ़िया से खूब मन लगा के पढ़ो और एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर।